नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी खास शख्स से। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो खास इस मायने में है क्योंकि 3 बार के एमएलसी हैं और 1 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, 1992 से राजनीति कर रहे हैं, बीए किया, एलएलबी किया और वर्तमान में 2 विभाग के मंत्री हैं और वो दोनों विभाग कल्याणकारी विभाग हैं। वो 2 विभाग हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दूसरा है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग। तो हमारे साथ में है नरेंद्र कश्यप जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। एक छोटे से गांव से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसा रहा ये सफर आपका? नहीं, मेरा सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक जो सफर है बहुत कठिन है, कांटों भरा रहा है। जी, आपने एलएलबी कर लिया, वकालत भी शुरू कर दिया आपने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप वकालत कर रहे थे। अचानक से राजनीति की तरफ कैसे आपका आकर्षण हुआ? काशीराम जी के उच्च सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन ने हमारे दिल में राजनीति करने की आग पैदा की। अंततः राजनीति से मेरा और मेरे परिवार का कोई कंसर्न संबंध नहीं था। जो परिवार रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता हो, राजनीति उनके लिए कभी भी उनके अनुकूल नहीं होती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ने मुझे राजनीति करने के लिए प्रेरित किया और वहीं से 1984 से मैं उस पार्टी के विचार के साथ जुड़कर राजनीति में आगे बढ़ा। आपको 2 बार एमएलसी बनाया, एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत उच्च सदन में आपको राज्यसभा का मेंबर भी बनाया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी जी। ये बात है 1990 के दशक की। जी। मैं बहुजन समाज पार्टी में एक जिले के महामंत्री के रूप में काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश में 1998 में एमएलसी के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव घोषित हुए मई के महीने में। जी। और बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे उस 1998 के एमएलसी के चुनाव में एमएलसी का प्रत्याशी बनाया और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी राज्यसभा के प्रत्याशी बने। तो वो घटना मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी सुखद घटना थी कि एक छोटे से कार्यकर्ता गांव से निकलने वाला, जहां कभी कोई प्रधान बनने का भी साहस नहीं देता है, उस दौरान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में निर्वाचित होना, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ी सफलता का एक स्थान था। कुछ खट्टी मीठी यादें जो अगर आप हमसे हमारे दर्शकों को शेयर कर सकें बसपा में रहते हुए। बहुत अच्छा हुआ और बहुत खराब। जो बीएसपी का एजेंडा था धरातल पे लोगों ने उसको देखा जी। तो ये अच्छी बात थी। सबसे खराब बात ये हुई क्योंकि जिस पार्टी को देश की सत्ता में होना चाहिए था, वो पार्टी आज अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। आपने 2016 में पार्टी छोड़ दिया, या यूं कहें कि निकाल दिया गया आपको पार्टी से। एक ऐसा दौर आया कि जब कुछ सियासी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को कैप्चर सा कर लिया था, जो नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े, आगे चले। काशीराम साहब जब जीवित थे तो वो कभी कभी ये बातें करते थे कि भाई सरकार में किसी को भी शामिल कर लेना, बहन जी को बोलते थे, लेकिन संगठन जो है दलित पिछड़े कमजोरों के हाथों में रहना चाहिए। यदि संगठन आपने ऐसे हाथों में दे दिया जो बहुजन समाज की विचारधारा के खिलाफ है, तो वो पार्टी को खत्म कर देंगे। 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। जी हाँ। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और ओम माथुर जी प्रदेश प्रभारी थे। दोनों ने आपको यहाँ पर ज्वाइन कराया। जी हाँ। कैसी शुरुआत रही यहाँ पर? देश में भारतीय जनता पार्टी अब जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार को लीड कर रहे हैं और वो खुले कंठ से कहते हैं मैं पिछड़े समाज का हूँ, तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पिछड़े परिवार के होने के नाते इतनी बड़ी सरकार को रिप्रेजेंट करने का उनका जो कामयाबी थी, सफलता थी, सबके साथ सबके विकास की अवधारणा के बारे में जानने का मौका मिला।
और व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़े देश की बात जानने का मौका मिला। भारत माता के जय का उद्घोष मंचों से होता हुआ सुना। तो इन सारी बातों ने हमें और हमारे लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि अगली पार्टी कोई हमारे लिए अच्छी हो सकती है, जो देश के लिए काम कर रही है, जो समाज के लिए काम करी, जो हमारे समाज के लिए भी काम कर सकती है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। इसलिए 11 जनवरी 2017 को केशव प्रसाद मौर्य जी, ओम माथुर जी, अरुण सिंह जी, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के आशीर्वाद से दिल्ली में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। 2022 में जब सरकार बनी तो आप मंत्री बना दिए गए। 25 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हो रहा था, तो उस मंच पे मुझे भी, ना मैं उस समय एमएलए था ना एमएलसी था, सीधा भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में शपथ दिला के मेरी राजनीतिक पारी को एक बेहतरीन शुरुआत देने की कोशिश किया। और मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं उत्तर प्रदेश में जिस सब कास्ट में कश्यप समाज से आता हूं, उस समाज का पहला व्यक्ति हूं जिसे स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी मंत्री बनने का अवसर मिला। नहीं तो कभी स्वतंत्र प्रभार भी नहीं मिल पाया। तो ये एक नए दौर की सियासत थी मेरे लिए, जो मुझे और मेरे समाज को एक सुखद संदेश देने में कामयाब हुई। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार बात रही सर। 2 बहुत महत्वपूर्ण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और दिव्यांग शक्ति विभाग आपके पास में है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो आप गिना सकते हैं हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से कि आपने ये अच्छे काम किए? आज की खबर के माध्यम से मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो उत्तर प्रदेश के लगभग 55% ओबीसी समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करता है। इस विभाग का बजट 2016-2017 में केवल 1286 करोड़ था। मुझे इस विभाग की जिम्मेदारी मिली और मैंने इस विभाग की सारी योजनाओं को समझा, पढ़ा, बजटीय प्रबंधन को जानने की कोशिश की। तो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः ये हुआ करता था कि लाखों ओबीसी समाज के बच्चे और बच्चियां छात्रवृत्ति पाने से ही वंचित रह जाते थे, धन के अभाव में। और कभी उस पर बहुत ज्यादा सरकारों ने नोटिस नहीं लिया। लेकिन जब मुझे सेवा का अवसर मिला, मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को इस बारे में बातचीत की कि उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चे छात्रवृत्ति से इसलिए वंचित है कि धन का अभाव है बिल्कुल विभाग में। तो मुख्यमंत्री जी ने खुले कंठ से कहा कि बताइए ना, इतना पैसा देना है। तो मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से जब मैंने अपने विभाग के लिए अतिरिक्त धन की मांग की, उन्होंने पैसा देने में कमी नहीं छोड़ी। और अब मेरे विभाग का बजट 3,500 करोड़ रुपए है। आपने जो राशि है, 10वीं से पूर्व की जो राशि है छात्रों को देने की, पूर्व दशम और दशमोत्तर 2 तरह के छात्र, बिल्कुल, तो उसमें भी काफी बढ़ोतरी किया है। यकीनन जी। देखिए, पूर्व दशम और दशमोत्तर, इन दोनों ही छात्रवृत्तियों के लिए हमारी सरकार ने अभिभावकों की आय सीमा को बढ़ाया है। पहले जो आय सीमा 2 लाख होती थी, उसको 2.5 लाख किया है। छात्रवृत्ति पर भी 2250 से बढ़ा के पूर्व दशम में 3000 करने का फैसला लिया है। तो ऐसे बहुत सारे कदम छात्रवृत्ति अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके उठाने का प्रयास सरकार की ओर से हुआ। इनकम की आप बात करते हैं, आपने 2 लाख रुपए इनकम थी, 2.5 हो गई, जिनकी 2 लाख थी उनको ही मिलता, लेकिन आपने उसको बढ़ाकर 2.5 कर दिया। सवाल ये था, आपने 2 से बढ़ाकर 2.5 तो कर दिया, लेकिन तहसीलदार वो सर्टिफिकेट बनाता नहीं है। नहीं जी, पूरे यूपी में तहसीलदार, एसडीएम सभी बच्चों के सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, बना रहे हैं, तभी तो 35 लाख बच्चे छात्रवृत्ति पा रहे हैं। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बने होते तो ऑनलाइन आवेदन नहीं होता।
ना उनको छात्रवृत्ति मिलती। तो मेरे पास जो केस आ रहे हैं ना, हमारे पास जो लोग आते यदि हैं हमारे पास कोई ऐसी समस्या आती भी है जी, कि कहीं पर आय प्रमाण पत्र बनने में कठिनाई है या जाति प्रमाण पत्र बनने में कठिनाई है, जी, तो हम राजस्व विभाग के साथ तालमेल करके उन कठिनाइयों का हल भी करते हैं। हमारे लिए जी। कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल हम ना कर सकें। आप उस पर राशि पर आ रहे हैं, कितनी राशि इस समय? आपने 3,000 देने की बात की है। जी हाँ, जी 3,000 पर बच्चा देने की बात की है। अगले बजट में इसमें हम और भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। शादी अनुदान की बात आपसे कर रहा था जी जी, शादी पर आ कि रहे हैं। 2022 में शादी अनुदान की राशि के रूप में शून्य था। जी मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया गया, उन्होंने बहुत गंभीरता से विचार किया कि हाँ, पिछड़े वर्ग की बच्चियों के लिए भी शादी के अनुदान के रूप में राशि मिलनी चाहिए। तो उन्होंने मिड टर्म सप्लीमेंट्री बजट में हमको 100 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया और इस साल तो 2025-2026 में शादी अनुदान के लिए मुख्यमंत्री जी ने 232 करोड़ रुपए की धनराशि दी है, जी जो 100% खर्च हुई है और हमारे 1,16,000 गरीब परिवारों को इसका लाभ मिला है। जी। कितना राशि देते हैं? 1 लाख रुपए? 20,000 रुपए पर परिवार, जी। एक बच्ची के लिए। क्या इसको कुछ बढ़ाने का भी प्लान कर रहे हैं? बढ़ाने का प्रस्ताव है, जी बढ़ाने का प्रस्ताव है, प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में पिछड़े वर्गों के गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान की राशि भी मुख्यमंत्री जी बढ़ाने पे विचार करेंगे। आपने चित्रकूट में एक जो विश्वविद्यालय है उसको भी अब सरकारी मैं विश्वविद्यालय, थोड़ा सा इसमें आपको ब्रीफ जी। कर देता हूँ। जी तो एक तो दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है जी कि जो राशि हम 1,000 रुपए प्रति माह देते थे, आने वाले समय में उसको 1,500 रुपए करने का फैसला जी, लिया है सरकार ने। ये एक और अच्छी आपको बात है। जानना पड़ेगा जी कि अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में केवल 300 रुपए मिलते थे, अब 1,500 मिलेंगे, यानी जी। 5 गुना, 5 गुना ज्यादा। ताकि उनकी जीवन यात्रा अच्छे से ये एक अच्छी बात है ना, गुजर क्योंकि सके। दूसरा, बिल्कुल, दिव्यांगजनों को सशक्त करने का सबसे बड़ा माध्यम एजुकेशन है, जी जी, शिक्षा है, बौद्धिक शक्ति का बौद्धिक। को बढ़ाने का प्रयास है। तो उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए अभूतपूर्व फैसले हमारी सरकार में लिए हैं। बचपन डे केयर सेंटर जी उत्तर प्रदेश के लगभग 25 जिलों में हमने स्थापित कर दिए हैं। आने वाले समय में हम प्रदेश के सभी जनपदों में जी बचपन डे केयर सेंटर बनाने वाले, जिसमें 3 साल से 7 साल के बच्चों को पढ़ने का, आने जाने का, खाने का सारा खर्चा हमारा विभाग उठाता है। क्या हम कह सकते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बचपन डे केयर स्कूल? यस, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बचपन डे केयर सेंटर स्कूल। और ऐसा भी प्रयास है कि जो बड़े महानगर हैं जी वहां पे 2-2 भी हो जाएं तो भी अच्छा होगा। तो इस पे हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जी इससे ऊपर समेकित विद्यालय के माध्यम, जिसमें दिव्यांग और सामान्य बच्चे मिलकर जी इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन प्राप्त करते हैं। दिव्यांगता का जो मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है बच्चों पे, सामान्य बच्चों के साथ बैठकर वो भी हटता है, यानी समान जीवन जीने का एक प्रेरणा भी मिलती है। बिल्कुल। सक्षम स्कूल हैं, दृष्टिबाधित हैं, तो और भी कई तरह के हमारे स्कूल्स हम संचालित करते हैं उत्तर प्रदेश में, जिनके माध्यम से मूक बधिर बच्चों को या दृष्टिबाधित बच्चों को, यानी हर दिव्यांग बौद्धिक रूप से क्षमतावान बने, उनके लिए अलग अलग स्कूल चला के हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। जी 2 विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन जी जी उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश होगा देश में जी जी जिसमें 2 विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों की हायर एजुकेशन के लिए हम संचालित कर रहे हैं। पहला विश्वविद्यालय लखनऊ में है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय के नाम से, जी जिसमें लगभग 5,000 बच्चे पढ़ते हैं। जी जी और दूसरा विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। बिल्कुल ठीक है। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है जी कि जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय उनके ट्रस्ट, उनकी ओनरशिप का विश्वविद्यालय था उत्तर प्रदेश में, यानी प्राइवेट सेक्टर की पहली यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था सर जी। लेकिन उन्होंने को जब ये लगा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बेहतरीन काम कर रहा है, दिव्यांगजनों में उस विभाग के प्रति
विश्वास बढ़ा है, लाभ मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिव्यांग जनों के जीवन में परिवर्तन ला दिया है। तो जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने इंस्पायर होके अपना वो विश्वविद्यालय जी हमारे विभाग के अंतर्गत ही वो उन्होंने हमारे विभाग को दे दिया। बिल्कुल। यानी अब वो प्राइवेट विश्वविद्यालय भी जी अब एक सरकारी विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में ऐसी पहली घटना है जब प्राइवेट सेक्टर के लोग सरकार को अपने संस्थान देके बिल्कुल बिल्कुल वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा संस्थान आगे अच्छे से रन करे। ये बहुत बड़ी बात है सर। जो आपने उत्तर प्रदेश शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की बात की, एशिया का सबसे बड़ा ये विश्वविद्यालय बन रहा, क्योंकि यहाँ पर विकलांगों के लिए जो कृत्रिम उपकरण बनाए जाते हैं वो ऐसा पूरे एशिया में नहीं बनता है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय एशिया का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय इसलिए है कि 163 एकड़ में जी फैला हुआ उत्तर प्रदेश की राजधानी में और तमाम साज सज्जाओं से सुसज्जित है, जिसमें पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चे बहुत सारी बड़ी सर्विसेज में कई प्रदेशों में सरकारी जॉब को पाने में कामयाब हुए हैं। हमारे यहाँ बीएड, एमएड, बीटेक, एमबीए और बहुत सारी प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पर हैं। जी आने वाले समय में साइंस से संबंधित विभागों को और आगे बढ़ाने का प्रयास, लो फैकल्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास जी और निरंतर फैकल्टी को बेटर करके एजुकेशनल गुणवत्ता को यानी एक अच्छा बनाने का प्रयास विश्वविद्यालय हम लोग करें, ताकि दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ बैठकर अपने आप को हमेशा के लिए सशक्त कर सकें। तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स, योजनाएं हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। छात्रावासों का निर्माण कराना, खेल का मैदान का निर्माण कराना, इंडोर खेल स्टेडियम बिल्कुल हमारे विश्वविद्यालय में है। तो हम बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से, स्वास्थ्य के लिए खेल के माध्यम से और लिम्ब सेंटर जी संचालित करके दिव्यांग जनों को आर्टिफिशियल पार्ट्स भी बना के हम उनको अपनी सेवा देने का ब्रेल काम लिपि के लिए भी बड़ा ब्रेल लिपिक भी हम है। जी जी वापस आते हैं पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें, जिस विभाग के आप मंत्री हैं, एक बड़ा चंक है, 55% है पिछड़ा वर्ग यहाँ पर। प्रदेश की 200 विधानसभा से ज्यादा सीटें, लोकसभा की 40 से ज्यादा सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाता है। तो क्या यही कारण है कि सारी राजनीतिक पार्टियां अब चुनाव में उनका वोट हासिल करने की कवायद कर रही हैं? अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उनके इस नारे को? देखिए, उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज जी, जो कि पुरानी रिपोर्ट बीपी मंडल कमीशन की 1978 की है जी, उसके हिसाब से 52% था जी, लेकिन 78 से अब ये इतना लंबा समय जो गुजरा है जी, लगभग मतलब 85 साल के आसपास का समय गुजरा है, तो ओबीसी परिवारों में जनसंख्या वृद्धि हुई है। जी, तो नेचुरल है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 55% से भी अधिक हो सकती है। बिल्कुल। तो जिस कैटेगरी की संख्या 55% मतलब आधे से ज्यादा हो, बिल्कुल, तो नेचुरल है कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर इस पिछड़े वर्ग समाज का आधिपत्य है जी, या केंद्र कह लो, केंद्र में है। बिल्कुल। पार्लियामेंट की सभी 80 सीटों पर इसका प्रभाव है। जी, ओबीसी कैटेगरी के सहयोग समर्थन के बिना कोई पार्टी जी, उत्तर प्रदेश में सफलता हासिल नहीं कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी पार्टियों ने इस वर्ग को केवल वोट के रूप में इस्तेमाल किया है। जहां पॉलिटिकल शेयरिंग की बात आई है, जहां सोशल राइट्स की बात आई है, सोशल सिक्योरिटी की बात आई है, वहां पे इस बड़े समूह का ध्यान नहीं रखा गया। उदाहरण के तौर पर जी, भारत में 1992-1993 से ओबीसी को रिजर्वेशन का लाभ मिलना शुरू हुआ।
आजाद देश 1947 में हुआ, डेमोक्रेसी के अंतर्गत चुनाव 1951 1952 में हुआ। बिल्कुल। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकारों का दौर रहा 55 साल, बिल्कुल, जैसे भारत के संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को बिल्कुल आजादी के बाद प्रारंभिक वर्षों से उनको शिक्षा में, नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण मिल गया, मिल रहा है। बिल्कुल। यदि कांग्रेस पार्टी सचेत होती और पिछड़े वर्गों के प्रति चिंतनशील होती तो ये उसी समय से जी इन वर्गों को शिक्षा में, नौकरियों में रिजर्वेशन दे सकती थी ना। जी, बिल्कुल। तो सर समय कम है, राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं, पूर्वजों ने गलती किया, हमने ध्यान नहीं दिया, अब हम आएंगे तो दलित और पिछड़ों पर पूरा फोकस करेंगे। नहीं, राहुल गांधी ने माफी मांगी है, ये बात सही है, लेकिन माफी मांगने के बाद जो देश में चुनाव हो रहे हैं, जो प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, जो संसद में बातें हो रही हैं, वहां तो उन्होंने आज भी पिछड़ों के अधिकार पे कोई चर्चा नहीं की है, पिछड़ों के शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं की है, रिजर्वेशन पे कोई चर्चा नहीं की है। मैं तो ये कह रहा हूं कि देश में अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आज हैं तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिल गया। नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक अगर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते जी तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता। सर, सवाल यह है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा तो मिल गया, लेकिन उनकी सुनता कौन है? सब सुनते हैं नहीं। और उसके अलावा जी नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन मोदी जी की सरकार ने देश में लागू किया। सर, लेकिन सैनिक विद्यालयों में जी और केंद्रीय विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए मोदी जी ने लागू किया। यानी देश में की आजादी के बाद पिछड़े समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने का काम, शिक्षा में रिजर्वेशन दिलाने का काम, सत्ता में हिस्सेदारी देने का काम यदि किसी पार्टी ने अच्छे से कर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ममता दीदी की पार्टी, लालू जी की पार्टी, ये आज भी पिछड़ों का नाम लेती हैं, पीडीए का नाम लेती हैं, लेकिन सत्ता संगठन में जहां हिस्सेदारी की बात आती है वहां इनको आज भी इग्नोर किया जाता है। नहीं, आप ठीक करें, लेकिन जो मैंने कहा संवैधानिक दर्जा की बात की, 69,000 भर्ती यहां पर हुई थी, उसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी हकमारी हो गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में जी एक लोगों में परसेप्शन ये बना है कि ओबीसी के साथ इनजस्टिस हुआ जी, लेकिन जो विषय उच्च न्यायालय में गया हो या सर्वोच्च न्यायालय तक गया हो, जी और न्यायालय हमारी डेमोक्रेसी का सबसे अपर हैंड बिल्कुल एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल। वहां से यदि कोई निर्णय इन 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के हक में नहीं आ सका तो कुछ तो है। नहीं, उसके पहले मैं बता दूं सर, जब पिछड़ा वर्ग आयोग जब ये आंदोलित थे तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि 5,5200 सीटों पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन उनकी जिसकी आप बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसको संवैधानिक दर्जा दिया, उनकी बात नहीं सुनी गई, जबकि स्वयं पिछड़ा वर्ग आयोग ने बात कही थी। नहीं, देखिए, मामला अगर सब जुडिश है, मामला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है जी, और अभी भी उस पर फाइंडिंग आने बाकी या फाइंडिंग दे भी दी होगी जी जी, अगर न्यायालय ने अपनी समीक्षा के माध्यम से शायद इसको अभी इस योग नहीं माना है तो शायद इस पे अभी कुछ आगे और काम करने की जरूरत है। फिर भी हम एक बात कहेंगे जी कि ओबीसी बच्चों को, ओबीसी लाभार्थियों को या ओबीसी यूथ को उत्तर प्रदेश की सरकार या देश की सरकार, हम आग्रह भी करते हैं इस बात की, इस बात का प्रयास भी करते हैं कि 27% रिजर्वेशन नौकरियों में और 27% रिजर्वेशन शिक्षा में और पंचायतों में उनके लिए मिलता रहा है, उन्हें मिलना चाहिए, ये उनका हक है। 69,000 भर्ती में भी यदि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो हमारे सरकार को रिव्यू करके उनके अधिकारों को देने का प्रयास करना चाहिए, ये मैं आग्रह करूं। एक आखिरी, इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल भी है, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी फेवर में ऑर्डर दिया था कि हाँ इनजस्टिस हुआ है,
और इनको देना चाहिए, लेकिन सरकार डबल बेंच में चली गई और अब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। कहा यह जा रहा है कि सरकार का वकील वहां खड़ा ही नहीं होता है, जिससे ये डिले होता है। और दूसरी बड़ी बात यह सर कि 2022 के चुनाव से पहले सरकार ने भी माना कि हाँ 5000 सीटें हमने अलग रख दी हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं तो उनको इससे पूरा किया जाएगा। देखिए, मामला सब जुडिस है जी लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं उस समाज वर्ग से भी हूं जी और मैं उस विभाग का मंत्री भी हूं जी जी कि ओबीसी बच्चों को 69,000 भर्ती में उनका हक मिलना चाहिए, जी। जिसके वो हकदार हैं। मैं इसका पक्षधर हूं। आप इसके लिए पैरवी करेंगे क्या? निश्चित मैं पैरवी करता रहा हूं, आगे भी पैरवी करूं। चलिए आगे बढ़ते सर। 55%, 52% अगर हम पिछले उसकी माने तो 52% है, अब तो बढ़ गई, काफी जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन आरक्षण मिला 27%। और दुर्भाग्य है कि आज भी वो 27% ही पूरा नहीं हो पाया है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो। 52% देश के अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को 27% रिजर्वेशन देने का फैसला भी सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से हुआ। जी वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि 52% अगर पॉपुलेशन है जी तो 52% रिजर्वेशन होना चाहिए बिल्कुल। था, लेकिन मामला चूंकि निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है तो जी। सभी सरकारें उसको फॉलो कर रही हैं। जी और आज उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी हमारी सरकारें लगातार इस बात का प्रयास कर रही हैं कि जो संविधान के माध्यम से 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिल रहा है, हर विभाग में उनकी रिक्तियां पूर्ण हो, हर विभाग में उनका बैकलॉग पूरा हो, किसी प्रकार से भी पिछड़ों के नौकरियों के या शिक्षा के अधिकार के साथ कोई हनन ना हो। जी सरकार इसके लिए आगे बढ़ रही है। चलिए सर, 2027 का चुनाव एकदम पास में है। आखिरी सवाल है हमारा, क्या देख रहे हैं सर आप भारतीय जनता पार्टी की नजर से कि कितना आपका जो विभाग, चूंकि बहुत ही कल्याणकारी विभाग है, वो कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा इसमें? देखिए, मैंने पहले प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति, केंद्र में ओबीसी ही रहता है, सत्ता के सदन में ओबीसी की बड़ी भूमिका रहती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के लिए बहुत सारे फैसले लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण के बजट को बढ़ाया गया, ओबीसी बच्चों की छात्रवृत्ति, शादी अनुदान और तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया गया जी। इसलिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों का ये एहसास है, ये फीडबैक है कि जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने हमें आजादी के बाद हमारे हक, हकूक, अधिकार और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का एक सफल प्रयास किया है, आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे। आप चलते चलते हमारे चैनल आज की खबर के माध्यम से दिव्यांगजनों को, पिछड़ों को और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज की खबर के माध्यम से मैं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से अपने पिछड़ा समाज के लोगों को अपील करूंगा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं खुल के आप उसमें आवेदन करिए। हम बिना किसी भेदभाव के उसका लाभ देने का प्रयास करेंगे और 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए। दिव्यांगजनों से आग्रह करेंगे कि वो सरकार की योजनाओं का निष्पक्ष लाभ उठाते हुए अपना को सशक्त करें, ताकि आप समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अपने आप को गौरव का जीवन देने में सफल हो सके। और आपसे भी अपील होगी कि 2027 का वक्त भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे। और प्रदेश की जनता को आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से 9 सालों में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश को विकास की राह पे लाने का काम किया है, ये विकास की गति और बढ़े, रोजगार की गति और बढ़े, सड़क, रास्ते, एयरपोर्ट का निर्माण और हो, बच्चों को नौकरियां, रोजगार मिले। इसलिए आने वाले वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर तीसरी बार सरकार में सेवा करने का अवसर दें। बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद करने के लिए। तो ये है पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, जो बता रहे हैं कि
मोदी जी ने दोनों वर्गों के लिए खास काम किया, खासकर पिछड़े वर्ग की बात करें उनके लिए तो शिक्षा की बात करें, जो नीट में उन्होंने रिजर्वेशन दिया, तमाम दूसरी जगह पर रिजर्वेशन दिया और उनके लिए इतने काम किए हैं जिससे कि वो आपको उम्मीद है कि इस बार 2027 के चुनाव में भी वो भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और एक बार तीसरी बार सरकार बना करके यहाँ पर इतिहास रचने का काम करेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। हमारी टीम के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।